हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, अर्थात किसी बहुपद समीकरण के मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध। इसके पहले की क्लास में आप सभी ने अनेक सारे इम्पॉर्टेंट सवालों को समझा, सिंपल रूट्स और मल्टीपल रूट्स के बारे में जाना। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वैसे आमतौर पर आपके सिलेबस में, आपके एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे हम जनरलाइज तौर पर फॉर्मूले को समझेंगे। तो चलिए, जैसे अपन बात करें अगर वर्ग समीकरण की, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक है, यानी दो घात का समीकरण है। क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण की घात 2 कहेंगे। x की अधिकतम घात को ही समीकरण की घात कहते हैं। तो ये दो घात का समीकरण है, इसलिए इसके दो रूट्स होंगे, दो से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे। तो मान लीजिए इसके दोनों रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में कि किसी वर्ग समीकरण के दो मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो दोनों मूलों का योग होता है -b/a, यानी दूसरा बटे पहला, दूसरा गुणांक बटे पहला गुणांक माइनस चिन्ह के साथ, यानी माइनस चिन्ह लगाना है, फिर b लिखना है, फिर अपॉन a लिखना है। तो ये दोनों मूलों का योगफल हुआ और दोनों मूलों का गुणनफल कितना होगा? c/a। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यही बात हम करते हैं त्रिघात समीकरण के लिए, जिसका व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये तीन रूट्स रखेगा। मान लीजिए इसके तीन रूट्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो जब आप अल्फ़ा, बीटा और गामा को सिंगल सिंगल लिख करके जब आप जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा -b/a। ठीक इसी के जैसे इसमें भी देखो, जब वो दो रूट्स हैं तो जब सिंगल सिंगल जोड़ रहे हैं तो -b/a। ठीक है, तो ये भी जब सिंगल सिंगल जोड़ेंगे तो -b/a लिखेंगे अपन। ठीक है, और जब इनकी दो की जोड़ी बना करके जब अपन लिखेंगे, यानी कि अल्फ़ा × बीटा, बीटा × गामा, अल्फ़ा × गामा, यानी कि इन तीनों में से आपने क्या किया? दो की जोड़ी बना करके लिखा। इन दोनों की जोड़ी मतलब इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा। इस तरह से अगर आप दो की जोड़ी बना करके लिख रहे हैं तो अब ये हो जाएगा c/a। तो सूत्रों को याद रखना बहुत आसान है। सिंगल सिंगल जोड़ेंगे तो दूसरा बटे पहला माइनस चिन्ह के साथ, फिर दो को गुणा करके जोड़ेंगे तो तीसरा बटे पहला, है ना। यहाँ पे दूसरा बटे पहला, फिर तीसरा बटे पहला प्लस चिन्ह के साथ, यानी माइनस प्लस माइनस का पैटर्न चलते रहेगा। तो सिंगल सिंगल प्लस और यहाँ डबल डबल प्लस। अब यहाँ तीनों एक साथ, पहले यहाँ पे सिंगल सिंगल, फिर दो लोग को एक साथ लेकर के उनका गुणा किए। अब तीनों को एक साथ लेंगे तो अल्फ़ा, बीटा, गामा। अब तीनों को एक साथ लेंगे तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, तीनों एक साथ गुणे में हो। भाई तीन में से जब अपने को दो को लेना था तो जितने सारे पॉसिबिलिटी बन सकती है उतने सारे अपन लिखे। अल्फ़ा बीटा की जोड़ी बन सकती है, तीन में से दो लेना है तो बीटा गामा, अल्फ़ा गामा, इस तरह से। अब जब तीनों एक साथ लेना है तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, और ये वापस हो जाएगा आपके पास अब d/a माइनस चिन्ह के साथ। यानी सूत्र याद रखना बहुत आसान है। सिंगल सिंगल जब लिखेंगे तो दूसरा बटे पहला, डबल डबल करके लिखेंगे तो तीसरा बटे पहला, और तीनों को एक साथ गुणा करेंगे तो चौथा बटे पहला। तो यहाँ दूसरा बटे पहला, फिर तीसरा बटे पहला, चौथा बटे पहला। और चिन्ह का कैसे ध्यान रखना है? माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से। और फ्रेंड्स यही पैटर्न आगे के घात के समीकरणों के लिए भी लागू होगा। जैसे आप 4 घात का लिखते हैं कोई समीकरण, ठीक है, 4 घात का समीकरण लिखेंगे तो उसके 4 रूट्स होंगे। तो चारों का जब सिंगल सिंगल प्लस करेंगे तो वैसे b/a माइनस चिन्ह के साथ, फिर 4 में से दो को लेके अगर आप लिखेंगे तो वैसे तीसरा बटे पहला। तो ये पैटर्न चलते रहेगा। फिर 4 में से आप 3 को लेंगे, फिर 4 में से आप चारों को लेंगे।
तो उसी तरीके से सूत्र आप बना सकते हैं, मगर हम उनमें नहीं जाएंगे। हाँ, अगर उसके संबंधित सवाल हमारे पास मिलेगा तो हम तुरंत वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो सूत्र लगा लेंगे। सूत्र कैसे बन रहे हैं ये तरीका जानना महत्वपूर्ण है, फिर आप आसानी से इन सूत्रों को अप्लाई करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए एक आध सवाल बना लेते हैं। सवाल ये है कि आपको कोई समीकरण दिया गया है x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r बराबर 0। इस समीकरण के लिए हमको प्रतिबंध यानी कंडीशन पता करना है या रेस्ट्रिक्शन पता करना है। तो इस समीकरण के लिए प्रतिबंध क्या होगा, यानी कि वो कंडीशन पता करनी है जिससे कि या जिसके लिए समीकरण के दो मूलों का योग शून्य हो। अपने को एक कंडीशन पता करनी है जिसके लिए ये बात सत्य हो कि समीकरण के दो मूलों का योग शून्य हो। ऑप्शन हम आपको देते हैं PQ = r², ऑप्शन बी PQ = r, ऑप्शन सी है P + Q = r, ऑप्शन डी है P - Q = r। इनमें से कौन सी कंडीशन सत्य है या कौन सी कंडीशन लागू होगी जिसके लिए ये बात सच होनी चाहिए कि समीकरण के दो मूलों का योग क्या होना चाहिए, 0। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समीकरण क्यूबिक है यानी त्रिघात समीकरण है। x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r बराबर 0। x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r बराबर 0। त्रिघात समीकरण है तो ये 3 रूट्स रखेगा। तो मान लीजिए इसके 3 रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। त्रिघात समीकरण है तो 3 रूट्स रखेगा और हम जानते हैं कि तीनों रूट्स का योग, तो तीनों रूट्स का योग क्या होता है, -b बटे यानी कि दूसरा बटे पहला, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक और माइनस चिन्ह के साथ। तो कंपेयर कर लो, तो b के स्थान पर दिख रहा है -b। देखो ये तो माइनस तो लगाना पड़ता है, तो ये माइनस लगाया मैंने। अब b के स्थान पर अपने आप में -b नज़र आ रहा है अपॉन a यानी 1 नज़र आ रहा है, यानी कि टोटल हो गया ये p माइनस माइनस प्लस p। ठीक है, माइनस माइनस प्लस p हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट अगर हो तो अपने मस्तिष्क से उस दिक्कत को करो आउट। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर भी डाउट होगी तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। तो इसके 3 रूट्स होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट्स का सम जो है वो इस सूत्र के अनुसार -b बटा a होता है। तो कंपेयर कर लिया, b किसको कह रहे हैं, x² के गुणांक को, a किसको कह रहे हैं, x³ के गुणांक को। तो वैसे यहाँ पे देख लो x² का गुणांक -b और x³ का गुणांक 1 है, तो -b बटा a। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि समीकरण के दो मूलों का योग शून्य है। तो इनमें से कोई भी दो मूल को बोल दो कि भैया उनका योग शून्य है। तो या तो ये दोनों मूल का योग शून्य ले लो या तो ये दोनों मूल का योग शून्य ले लो, किन्हीं भी दो मूलों के योग को आपको शून्य लेना है। तो चलो मान लो वो दो मूल जिनका योग शून्य है, मान लो वो दो मूल बीटा और गामा है, तो इनका योग है शून्य। हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है, इसलिए हमने इनके योग में शून्य रख दिया। और ये अल्फा और इन तीनों का योग p है, तो ये p। इस तरह से मुझे मिल गया अल्फा बराबर p। अल्फा कौन है, अल्फा कौन है, अरे अल्फा तो इस समीकरण का एक मूल है, अल्फा तो इस इक्वेशन का एक रूट है। रूट है तो रूट की क्या जिम्मेदारी होती है, रूट की जिम्मेदारी होती है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अपन लिखेंगे चूँकि अल्फा दिए गए समीकरण कौन, x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r बराबर 0 का, एक मिनट, ऐसा का एक रूट है या एक मूल है। तो अतः अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अर्थात अल्फा को हम यहाँ पे x के स्थान पर रखेंगे तो 0 मिलेगा। तो चलिए रखिए, तो अल्फा क्यूब x के स्थान पर अल्फा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो ये हो गया अल्फा क्यूब माइनस p अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा माइनस r बराबर 0। और अल्फा की वैल्यू p जस्ट आपने अभी ऊपर में लाया हुआ है, तो अल्फा के स्थान पर अब आप p रख दो तो p क्यूब हो जाएगा।
अल्फ़ा के स्थान पर p रखेंगे तो p स्क्वायर इंटू पी यानी p क्यूब क्यू अल्फ़ा यानी क्यू पी, क्योंकि अल्फ़ा के स्थान पर p रख रहे हैं। और ये माइनस r बराबर 0 जो कि उधर जाके प्लस r हो जाएगा। तो p क्यूब कटेगा और यहाँ पे बचेगा क्यू पी यानी p क्यूब बराबर r। यही आपका अभिष्ट उत्तर है। अपने को यही कंडीशन पता करनी थी, तो यही अभिष्ट कंडीशन है और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल कठिन था क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ही सरल सवाल था। देख सकते हैं आप कितना इजी था। तो सवाल बहुत इजी आते हैं एग्ज़ाम में, बस हमको दिखने में और समझने में, मतलब दिखने में कठिन लगते हैं, समझने के बाद तो इतने आसान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने आसान हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देर किस बात की, जल्द से अपन एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है और बिल्कुल इस तरह के सवाल जो हैं परीक्षा में पूछे जाने के बहुत भरपूर चांसेस हैं। मैंने यहाँ पे भले ऑप्शंस नहीं लिखा है, लेकिन अब ऑप्शंस क्या है, जो सही उत्तर रहता है उसी से मिलती जुलती अन्य ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न है त्रिघात बहुपद f(x) ज्ञात कीजिए जिसके पास निम्नलिखित गुण हो। अपने को बहुपद ज्ञात करना है। अब बहुपद में जैसे बहुपद f(x) आप बराबर 0 लगा दोगे तो बहुपद समीकरण बन गया। तो अपने को f(x) मेन अपने को f(x) पता करना है। ठीक है, और उसके पास क्या खास बात होनी चाहिए, f0 इक्वल -8, f4 इक्वल 0 और उस त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी जीरोस का सम जो है वो 7 होना चाहिए। तो चलिए आप त्रिघात बहुपद पहले तो मान लीजिए कि मान लो वो त्रिघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना है वो है f(x). त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर व्यापक रूप उसका लिख रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न में फ्रेंड्स एक और बात है, यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल हमारा वो मोनिक है। मोनिक मतलब कि एकक, यानी कि यूँ समझिए कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट जो है वो 1 हो। जैसे उसका व्यापक रूप मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मोनिक पॉलिनोमियल है। क्यों बताऊँ? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात वाले पद का गुणांक 1 है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो 2x³ + 8x² + 7x + 5, ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट यहाँ पे आपको 1 नहीं बल्कि 2 दिख रहा है। तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट यानी x के अधिकतम घात वाले पद का गुणांक जो है अगर 1 हो तो मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और प्रश्न में मोनिक दिया है तो इसलिए हम यहाँ पे मोनिक लिखेंगे। अब ये f(x) हो गया। अब इन गुणों को यहाँ अप्लाई कीजिए और फिर आपको PQR का मान ज्ञात करना है। फिर PQR का मान जब पता चल जाएगा तो उसको ला करके यहीं रख देंगे, और यहीं रख दोगे तो बस आपको अभिष्ट बहुपद पता चल जाएगा। चलिए देर किस बात की, फटाफट हम पहली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो f0 बराबर कितना दिया है, -8। तो x के स्थान पर आप 0 रख के देखिए दोनों ओर, तभी तो ये f0 होगा ना। तो ये f0, यहाँ पे x के स्थान पर आप 0 रख रहे हैं दोनों ओर, तो ये f0 हो गया। x के स्थान पर 0 रखें, यहाँ x के स्थान पर 0 0 0 0 रखेंगे तो r बचेगा। और f0 बराबर क्या दिया है, -8। तो f0 के स्थान पर अपन -8 लिखेंगे और ये r, तो r का मान आ जाएगा -8। देखो एक कंडीशन लगाए, एक जन का मान पता चल गया, r का मान पता चल गया ना। इसी तरीके से आप p और q का मान भी आसानी से पता कर लेंगे। चलिए एक काम करता हूँ ना, मैं सीधा तीसरा कंडीशन पहले लगाता हूँ, क्योंकि शून्यकों का योग जो है वो अपने को पता होता है, उसमें p का रोल होता है। कैसे भैया, शून्यकों का योग कैसे लगाएंगे? शून्यकों का योग जो है वो कितना दिया आपको, 7 दिया है। तो शून्यकों का योग क्या होता है अभी अपन देखें। शून्यकों का योग मान लो अगर इसके शून्यक आप बोल रहे हो, मान लो अल्फा बीटा गामा है शून्यक, ठीक है, अल्फा बीटा गामा शून्यक है। तो शून्यक का योग क्या होता है आप बताइए, -b/a। ये दे फॉर्मूला भी पढ़े अपन, -b/a। तो b के स्थान पर यहाँ कौन दिख रहा है, p, और a के स्थान पर दिख रहा है 1, और शून्यकों का योग अपने को प्रश्न में बोला है 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7। तो इस तरह से ये मिल जाएगा 7 = -p या p = -7।
तो देखो p का भी मान आ गया, कितना सरल है ना दोस्तों। अब किसका मान पता करना है, बच गया कौन, r पता चल गया, p पता चल गया, कौन बच गया, q। चलिए उसको दूसरी वाली कंडीशन से अपन पता करेंगे। F4 = 0 दिया है। F4 = 0 बोलने का अर्थ ये है कि जब आप x के स्थान पर यहाँ पे 4 रखते हैं तो = आपको 0 प्राप्त होता है। तो चलिए x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 प्लस कितना दिया p का मान -7 रखूँगा मैं। जिसका मान पता चल चुका है उसके लिए वेट क्यों करें, सीधा उसका मान रखते हैं -7। ये x², x का मान अपने को 4 रखना है, ब्रैकेट में 4 बोल रहे हैं ना, मतलब x का मान अपने को 4 रखना है और रख रुखा के बराबर में 0 रखना है अपने को। ठीक है, 4² हो गया प्लस q, फिर x की जगह में 4 रख रहे हैं और ये r का मान है -8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना सरल है बताइए। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 4 चौक 16, 16 सत्ते 70 और 42 112, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, वो भी माइनस में प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो -112 और -8 -120, -120 में से +64 घटाएंगे तो -56 आएगा और वो -56 उधर जाके +56 हो जाएगा। तो 4q आपको मिलेगा +56, तो q बराबर मिलेगा 56/4 यानी 14, 14 चौक 56 होता है। तो q का मान भी आ गया। अब देखो सब के मान मिल गए, तो p q r का मान को आपको यहाँ रखना बस है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहीं आपको f(x) का मान निकाल के लिख के दिखा रहा हूँ। देखो ये x³ प्लस p का मान है -7, q का मान है 14, तो 14x हो जाएगा, r का मान है -8। और अपने को पॉलिनोमियल ही तो पता करना था, त्रिघात बहुपद f(x) पता करना था, मोनिक पॉलिनोमियल जिसका अग्रक गुणांक, अग्रक यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो लीड कर रहा है, जो सबसे सामने है, जो अधिकतम घात के पद वाला गुणांक है वो 1 हो, तो ऐसे में उसको अपन मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना ज़बरदस्त और कितना सरल ये सवाल था। इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मोनिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। मोनिक हिंदी में इसको अपन एकक नहीं बल्कि बोलते हैं अपन इसको एक गुणांकी बहुपद, एक गुणांकी बहुपद, मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एक गुणांकी बहुपद इसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हो गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सरल है। ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, त्रिघात समीकरण दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने को कहा गया है और दिया क्या गया है कि √2 इसके मूलों में से एक मूल √2 है ना। तो देखिए एक कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए परिमेय गुणांकों वाला कोई समीकरण है, परिमेय गुणांक मतलब जिसके गुणांक जो हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यदि आपके पास एक ऐसा समीकरण मौजूद है, ऐसा समीकरण उपलब्ध है जिसके गुणांक परिमेय संख्याएं हैं, तब ऐसी स्थिति में यदि उस समीकरण का एक मूल a + b√m है तो अवश्य ही इस समीकरण का एक मूल a - b√m भी होगा। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स वाला पढ़े थे कल, पिछले कक्षा में आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो भी जोड़ी के रूप में मिलते हैं, सम्मिश्र मूल, यानी a + ib अगर एक मूल है तो a - ib भी एक मूल होगा। ठीक है, रियल कोफिशिएंट्स वाले समीकरणों के लिए। वैसे ही रैशनल कोफिशिएंट्स वाले समीकरणों के लिए ये बात सत्य है कि यदि उस समीकरण का एक मूल ये है तो एक मूल अवश्य ये होगा। फ्रेंड्स, इस टाइप की जो संख्याएं हैं a + b√m, a - b√m वाली जो संख्याएं हैं, जहाँ a b जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल मतलब कि परिमेय संख्याएं हैं, और m जो है वो कोई ऐसा संख्या है, कोई ऐसा पूर्णांक है, कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है।
जैसे ये 4 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकालते हैं तो पूर्णांक मिलता है कि नहीं। अब 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो वैसा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस टाइप की संख्याओं को अपन क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। सर्ड यानी करणी, आपने पढ़ा होगा बचपन में करणी करके। और क्वाड्रेटिक क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों के मेल से वो बना है और साथ ही साथ रूट लगा है, तो करणी की घात यहाँ पे 2 है ना दोस्तों, ठीक है। करणी की घात 2 है, तो क्योंकि रूट वाला है, जैसे ये इस टाइप का रहता है ना, ये देखो ये ऐसा, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, तो यहाँ करणी की घात 3 है क्योंकि ये घनमूल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है और ये क्वाड्रेटिक सर्ड का जो है जनरल फॉर्म है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इसको किस अर्थ में बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूट है, रूट मतलब वर्गमूल वाला चिन्ह, इसलिए क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है। बाकी अगर मान लीजिए जैसे जैसे रूट 2 लिखा है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक सर्ड है, क्योंकि आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, उसका जनरल फॉर्म में अपन लिखे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इसको 0 + 1√2, देखो a + b√2 रूट m के रूप में दिख रहा है ना आपको। a की जगह 0, b की जगह 1, √2 की जगह √m, मतलब √m की जगह √2 आपको दिख रहा है। तो ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो मेन जो आपको क्वाड्रेटिक इसको कहा जा रहा है वो इस रूट की वजह से कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक सर्ड है और ये उसका कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। प्लस माइनस एक दूसरे के लोग संयुग्मी कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं, कॉन्जुगेट क्वाड्रेटिक सर्ड्स कहलाते हैं ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रश्न में बोल रहे हैं कि √2 इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो अभी हम जानते हैं, अभी तो अपन पढ़े कि भी अगर √2 एक रूट है तो अवश्य ही -√2 भी एक रूट होगा इसी समीकरण का। और इस तरह से अपने को 2 रूट पता चल गए, एक रूट तो दिया था, एक रूट मिल गया अपने को एक और, इसी कंसेप्ट की मदद से कि उसका जो कॉन्जुगेट है, मतलब माइनस चिन्ह, अगर माइनस होता तो अपन प्लस लिखते इसका कॉन्जुगेट को, तो वो भी इसका एक रूट होगा। अब देखो ये भी इसका एक रूट है, ये भी इसका एक रूट है, पलटाएंगे तो अपने को फैक्टर्स मिलेंगे। एक फैक्टर मिलेगा x - √2, इधर पलटेंगे तो ये इधर पलटेगा तो x + √2, दूसरा फैक्टर मिलेगा और दोनों को गुणा करेंगे तो ये पूरा मिला करके ये इसका एक अन्य फैक्टर मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं फैक्टर है ना, इसको अगर आप fx बोलोगे, ये fx बोलोगे तो इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। और fx का फैक्टर है मतलब ये fx को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं कितना होता है, a - b a + b यानी a² - b², ठीक है फ्रेंड्स। √2 का वर्ग 2 होता है। और चलिए डिवाइड करवाते हैं अपन इसको इससे, 2x³ - 7x² - 4x + 14, ठीक है। तो डिवाइड करना आप सभी को पता होगा, जो फर्स्ट सेकंड क्लासेस हैं उसमें डिवाइड को और अच्छे से अपन ने सीखा हुआ है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए ये डिवाइड करने का काम मैं आपको सौंपता हूँ। जब आप डिवाइड करेंगे तो तीसरा फैक्टर जो मिलेगा उसको आप = 0 के बराबर रख के वहाँ से x का मान निकालोगे तो ये तीसरा रूट मिलेगा। डिवाइड करने के काम में आपको जरा सा भी कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग पूछिएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे कल भी बताया कि आपको किसी भी सवाल में कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप सीधे मेरे से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप सभी को मेरा नंबर तो पता ही होगा, 8871420304। और दोस्तों तो ये वाला, और अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके विभाजन का, यानी कि कैसे बहुपदों का भाग दिया जाता है, इसका क्या सरल तरीका है, इसके बारे में जो मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बनाए हुए हैं तो वो भी वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप उसको बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से सीख सकें, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछली कक्षाओं में आपको ले चलूं
ये देखिए, ये विस्तार से हमने भाग करने का काम वहाँ पे सीखा था, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। हर एक चीज़ मतलब ऐसा है कि जैसे अपन भाग करने का काम पहले सीख लिए, है ना, मतलब कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं। अपन शेषफल प्रमेयों को, खंड प्रमेयों को भी इस्तेमाल करते हुए सवाल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ टॉपिक के सवाल इस वीडियो में नहीं हुए, यानी कि इस क्लासेस में नहीं हुए, तो वो अगले क्लासेस में हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें को मैं कोशिश करता हूँ कि कवर कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो एक तरीका हुआ कि भैया आप भाग करके बना सकते हैं। एक और तरीका है, जब अपने को 2 रूट्स पता चल चुके हैं तो पता करना क्या है आपको, तीसरा रूट ही तो पता करना है। और अपन जानते हैं कि तीनों रूटों का योग, जैसे 3 रूट अल्फा बीटा गामा है, तो तीनों रूट का क्या योग क्या होता है। अभी तो अपन फॉर्मूला पढ़े हैं -b/a, यानी -b की जगह कौन दिख रहा है, -7, चिन्ह समेत लेना है अपने को। तो -b/a की जगह कौन दिख रहा है, 2, तो 2। और तीनों रूट में से एक रूट तो √2 है, दूसरा रूट -√2 है। ये 2 लोग तो यही हैं। और तीसरा पता करना है गामा बेचारा को, है नहीं, -+7/2, √2 -√2 कट जाएगा। ये तीसरा रूट आपको पता चल गया, ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, तीसरा रूट पता चल गया, मतलब हो गया, समीकरण सॉल्व हो गया। समीकरण त्रिघात था, तो त्रिघात समीकरण को सॉल्व करना था, मतलब 3 रूट्स पता करने थे, जिसमें से एक रूट अपने को प्रश्न में दिया था, तो 2 रूट पता करने थे। एक रूट तो इस कंसेप्ट से पता चल गया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक सर्ड के रूप में अगर कोई उसका रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका एक रूट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने √2 एक रूट है, तो एक -√2 भी एक रूट होगा। और फिर तीनों मूलों का योग अपन ने लगाया, तो तीसरा मूल भी अपने को पता चल गया, है ना फ्रेंड्स। कितना आसान, बताइए। कठिन कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या कठिन है, बताइए। कुछ है ही नहीं कठिन। चलिए फ्रेंड्स, इस समीकरण को सॉल्व करना है हमको, और दिया ये है कि इसका एक मूल जो है √3 है और दूसरा है 1 - 2y। 2 इसके रूट्स अपने को दिए गए हैं और बाकी अन्य सभी मूलों को पता करना है। और 5 घात का समीकरण है, 5 डिग्री का इक्वेशन है ये। तो चलिए कैसे बनेगा, सीधी सी बात है। इसके दोनों रूट्स को आपको देखो, एक तो क्वाड्रेटिक सर्ड वाला है, तो √3 अगर इसका एक रूट है तो -√3 भी एक रूट होगा। अभी अपन पिछले पेज में जैसा कि अपन देखें, अगला रूट तो कॉम्प्लेक्स वाला है, वो भी जोड़ी में मिलते हैं, यानी 1 - 2y अगर इसका एक रूट है तो एक रूट 1 + 2y भी होगा। तो देखो 4 रूट तो यहीं तैयार हो गए, 2 प्रश्न में दिए, 2 अपन ने तैयार कर दिए। अब बचा बेचारा 5वां इकलौता रूट, उसको आप लगा सकते हो फॉर्मूला। मान लो बेचारा 5वां रूट है अल्फ़ा, तो सबों रूट का योग लिखिए आप। पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा √3, तीसरा -√3, चौथा 1 - 2y, फिर 1 + 2y। इस तरह से 5 मूलों का योग सिंगल सिंगल ले रहे हैं ना, तो -b/a लगेगा। -b की जगह -1 दिख रहा है और बटा a, इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे √3 -√3 कटेगा, -2y + 2y कटेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके ये -+1, तो ये 1 और ये 1 उधर जा करके 1 1 2 उधर जाके -2, तो 1 - 2 डेट इज़ -1, अल्फ़ा का मान -1। तो ये 5वां रूट अपने को मिल गया। इक्वेशन सॉल्व भी हो गया। देखो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है आप सभी रूट को पता कर लिए हो, और पता चल चुका है ये 4 रूट और ये 5वां, खेल ख़त्म। चलिए फ्रेंड्स, एक अगला सवाल आपकी सेवा में उपस्थित है। इंग्लिश में, हिंदी में कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न जाएगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं भले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको पूरा समझ में आएगा, एकदम तय है ये, कहीं कोई डाउट हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हम इंग्लिश में लिखने के साथ साथ उसको हिंदी में तो समझेंगे ही समझेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, इतना यानी समीकरण इतने को हल कीजिए यदि रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन और ऑल्सो द रूट्स, यानी कि इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम भी इस समीकरण के मूल हैं, यानी कि जो
इस समीकरण के मूल हैं उन मूलों का अपन यदि व्युत्क्रम करें यानी उनको पलटें यानी उल्टा करें तो इस तरह से जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो भी इस समीकरण की एक मूल है। आओ भाई, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स यानी मूलों के व्युत्क्रम और आल्सो द रूट्स, मूलों के व्युत्क्रम भी मूल हैं। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। यानी अगर एक रूट अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल वो भी इस समीकरण का एक रूट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो रूट यहीं अपन ने लिख लिए, एक रूट अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा। तीसरा रूट पता नहीं, क्योंकि देखो 3 रूट्स रखेगा बेचारा ये समीकरण, त्रिघात का है, त्रिघात का समीकरण 3 से ज़्यादा रूट रख ही नहीं सकता। तो मान लो तीसरा वाला बीटा है, तो तीनों मूल हो गए, तीनों का गुणनफल क्या होता है बताइए। तो अब भी अपन फॉर्मूला पढ़े हैं, तीनों मूलों का गुणनफल होता है -d/a। तो यहाँ पे d की जगह दिख रहा है 1, तो -d/a, a की जगह भी 1। ये देखो ये d है, ये a है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा ओबेज करेगा। क्यों? क्योंकि कोई मूल है तो उसका उल्टा यानी 1 करेंगे तो वो भी इसका एक मूल है। तीसरे वाले को अपन बीटा बोल देते हैं, अपने को नहीं पता कौन है तो बीटा बोल दिए। और तीनों मूलों का गुणनफल होता है -d/a, और d कौन है आप देख लो, d कांस्टेंट टर्म है और a फर्स्ट वाला है लीडिंग कोफिशिएंट, और माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे तो -d/a यानी कि कुल मिला के -1। तो अल्फा अल्फा कटेगा तो बीटा का मान कितना आएगा -1। यानी अपने को बीटा एक मूल है इसका और वो मूल का मान पता चल गया, यानी कि एक रूट तो अपने को मिल गया ना। ठीक है, एक मूल तो अपने को पता चल गया ना। अब बाकी बचे 2 मूल को अपन आसानी से पता कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, -1 के द्वारा मैं इसका सिंथेटिक डिवीजन कर देता हूँ। कल पढ़े हैं ना अपन सिंथेटिक डिवीजन, जो अपन पिछले बहुत सारे क्लासेस में इस्तेमाल किए हैं, बारंबार अनेक बार इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो -1 के द्वारा हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। एक रूट अपने को मिल चुका है। अब इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 -3 1। इन कोफिशिएंट्स को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कैसे करेंगे, पहला मतलब पहले वाले को जस का तस लिखते हैं। ठीक है, फिर गुणा करते जाइए, 1 गुणित -1 जोड़ दीजिए, -3 -1 -4, फिर -4 गुणित -1। यहाँ जो भी चीज़ प्राप्त होगी उसको यहाँ पे गुणा करके यहाँ लिखते हैं, फिर उन दोनों को जोड़ देते हैं। फिर जो चीज़ प्राप्त होगी यहाँ गुणा करके ये अगले वाले में लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो -4 गुणित -1 +4, दोनों को जोड़ेंगे 1, क्योंकि +4 -3 दैट इज़ +1, 1 × -1 दैट इज़ -1, 1 -1 हो जाएगा 0, और वो 0 मिलना ही था क्योंकि आप -1 के द्वारा सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं, और -1 तो इसका एक रूट है, वो पता चल चुका है। ठीक है, तो बचा हुआ जो फैक्टर है वो जहाँ से अपने को मिलेगा, जिसके कोफिशिएंट से यानी कि 1x² -4x + 1। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बचे 2 मूल आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे सूत्र विधि लगा देता हूँ। x बराबर आपको पता होगा ना, b की जगह -4 है, प्लस -b² -4ac/2a। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपन बचपन में पढ़े हुए हैं। सूत्र विधि ये देखो, x = -b + √b² -4ac/2a। उसी को लगाए हैं फ्रेंड्स, माइनस प्लस, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 में 4 जाएगा तो 12, √12 हो जाएगा ये बटे 2। 4 √12 मतलब होता है 2√3, क्योंकि 12 को तोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा, √12 को 2 × 2 × 3, तो 2 2 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा वो, तो 2√3, और ये 4 बटे 2, 2 2 कॉमन निकल के इस 2 से कटेगा तो आएगा 2 + -√3। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 + √3 और 2 - √3, इस तरह से 2 मूल ये हुए और 1 मूल आपको ऊपर मिला था, तो तीनों रूट मिल गए, इक्वेशन सॉल्व हो गया। और आप ये बात गौर से देख भी सकते हैं कि हाँ ये सच है, तीनों मूल का व्युत्क्रम वो भी इस समीकरण का एक मूल है। कैसे, -1 का उल्टा करोगे तो 1/-1 दैट इज़ -1, जो कि इसका एक रूट है, यानी इसका उल्टा ये खुद है और वो इसका एक रूट है। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। आप अगर 2 +
√3 का 1/, करोगे ना, हर का परिमीकरण करोगे तो आपको 2 - √3 मिलेगा। और वैसे ही 1/2 -√3 करोगे, उसका हर का परिमीकरण करोगे तो आपको 2 + √3 मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। क्योंकि देखो रफ कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 + √3 × 2 - √3 1 होता है। अब देख लो, a + b, a - b का फॉर्मूला लगाओगे, a का वर्ग - b का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो 4 - 3 1 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इन दोनों का गुणा 1, इन दोनों का गुणा 1 होता है। तो जिसको रोकोगे उसको दूसरे वाले पलट के नीचे लाओगे, है ना भाई। अगर मैं 2 - √3 को रोक रहा हूँ, 2 + √3 को नीचे ला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, 1/2 + √3 मतलब 2 + √3 का व्युत्क्रम जो है वो 2 - √3 है। और अगर इसको वहाँ लेके इसको यहाँ ले जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि 2 - √3 का व्युत्क्रम 2 + √3 है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न कितना ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से पूछा है। सवाल सरल है बहुत, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो ज़बरदस्त है। और यही बात परीक्षा में मायने रखती है कि आपको ना सवाल कठिन नहीं देगा, सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसानी से बनेगा। सवाल समझने में बस मज़ा, मतलब सवाल समझने में बस असली बात है। जो सवाल आसानी से समझ गया और सही अप्रोच में पहुंच गया, मतलब वो बहुत आसानी से बना लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल है। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग उसको बनाएंगे और कहीं पे भी दिक्कत आएगा तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, इस समीकरण में ये जो a और b आपको दिखाई दे रहा है, इसका मान आपको पता करना है। और दिया ये है कि 1 + √5 इस समीकरण का एक रूट है। तो इस क्लू की मदद लीजिए और जैसा आप सॉल्व करना चाहें वैसा सॉल्व कीजिए। a और b का मान आपको बतलाना है, ठीक है। जब आपसे ये सवाल बन जाए तो मुझे आप अवश्य सूचित करें, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि चलिए आपसे बन रहा है। या अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो भी हमें बताएं, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर मुकेश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैथ्स को यदि आप संपूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, एक अलग स्तर पर अगर मैथ्स की बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो वो चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। तो मैथ्स मास्टर मुकेश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी क्लासेस से संबंधित कोई भी डाउट हो, किसी भी सवाल में, चाहे कैसे भी डाउट हो, या आपको कोई पुरानी बेसिक जानकारी प्राप्त करनी हो, या अगर आप चाहते हैं कि सर इसके कुछ बेसिक नॉलेज वाले वीडियोस आपको चाहिए, तो मैं आपको बेझिझक वो प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब आप खुद बताइए कि आपको क्या समस्या जा रही है, ठीक है। आप समस्या बताएंगे, उस हिसाब से हम आपको उसका निराकरण करके देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आज हमने नई चीज़ों को सीखा जाना। आज हमने क्वाड्रेटिक सर्ट्स के बारे में पढ़ा। देखो इस रूप की जो नंबर्स होती हैं, है ना, a + b √m। फिर हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स को समझा। तो ये क्वाड्रेटिक सर्ट्स क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है, क्वाड्रेटिक, यहाँ करणी की जो घात है वो 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक सर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे a और b, ये जो लिखा है ना, ये इसका जनरल फॉर्म है। अगर मान लो केवल इस रूप में है, b √m है, ठीक है, कोई भी संख्या जैसे 4 √5 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक सर्ड है। यहाँ पे आपको a का मान 0 दिखाई दे रहा है। a और b परिमेय संख्या होने चाहिए और m जो है वो पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होगा तो उसका वर्गमूल पूर्णांक हो जाएगा ना, फिर वो क्वाड्रेटिक सर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि इसको क्वाड्रेटिक सर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक सर्ड है और यहाँ सर्ड का जो घात है, ठीक है, जो करणी है, करणी की यहाँ पे घात, क्योंकि रूट है, रूट वाला करणी है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक सर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वाला सवाल जो है वो आपका होमवर्क है, ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा और कहीं भी दिक्कत आवे तो ज़रूर बताइएगा। दिक्कत मतलब ऐसे, देखो सवाल बहुत आसान है, तो जब आप बनाने लगेंगे, ठीक है, और बनाते बनाते मान लो कहीं अटक गए, नहीं बन रहा, तो तुरंत सरेंडर नहीं करना है, यानी कि तुरंत ये अपने मन में निर्णय नहीं ले लेना है कि चलो यार छोड़ो नहीं बन रहा है, सर से ही पूछते हैं।
दोस्तों कोई भी सवाल को बनाने के अनेक सारे तरीके होते हैं। अब आप खुद देखिए, हम ही किसी सवाल को एक तरीके से बना के फिर दूसरे तरीके से बनाते हैं। कभी सिंथेटिक डिवीज़न लगाते हैं, कभी पॉलिनोमियल का डिवीज़न लगाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जब हम सभी तरीक़ों को आजमाएंगे ना तो अवश्य इसका हल निकलेगा। और फिर आप ये तय कीजिएगा कि उनमें से फिर सबसे छोटा तरीका कौन सा है, क्योंकि परीक्षा में हमको सबसे छोटे तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। और कल की कक्षा में हम एक और नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। जब आपको दिए हुए इक्वेशन के रूट्स जो है वो किसी विशेष सीक्वेंस में हो, या तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, ऐसी स्थिति में हम समीकरणों को कैसे हल करेंगे, ये हम अगली कक्षा में सीखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और उस टॉपिक से संबंधित सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का जब आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जब आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 1 में जो है वो आपका इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के साथ साथ सीक्वेंस भी है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी है। आई थिंक सिर्फ सीरीज़ है शायद, सीक्वेंस शायद नहीं है, एक बार और चेक करना पड़ेगा। यानी कि वो कुल मिला के आपका चैप्टर 1 बनता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को भी अपने को कवर करना है। तो ये टॉपिक जल्दी से कवर हो जाएगा। जल्दी मतलब एकदम जल्दी नहीं, अपन सही तरीके से चल रहे हैं। ठीक है ना, अपन स्लो चल रहे हैं ना फास्ट चल रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। केवल टॉपिक पढ़ लेंगे तो क्या मतलब का है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको तरह तरह की वेराइटीज़ के क्वेश्चंस कराऊँ, ताकि नए नए क्वेश्चंस का सामना होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मज़ा आने लगेगा कि चलो अलग अलग वैरायटी के प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और इसी तरीके के प्रश्नों को आपको भी सॉल्व करना है, आपको भी देखना है कि कैसे सॉल्व होते हैं। और जैसा कि हमने बताया है कि आपको ये जो टॉपिक है इसके प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ से मिलेंगे, तो सबसे पहले तो आपको बीएससी की किताब देखनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सबसे पहले आपको बीएससी में ही मिला है, अलजेब्रा में आपने पढ़ा है। फिर आप ये देखेंगे कि वो टॉपिक और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस में है। ठीक है ना, इसी तरीके से सिलेबस को आपको देखना है, और किताबों की मदद से फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। अब हम जल्द ही मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ये वाले होमवर्क का ज़रूर आंसर आप इसको सॉल्व करके बतलाइएगा दोस्तों। ठीक है।